हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। रसायन विज्ञान के अध्याय नंबर 3 कक्षा 10 आगे हम बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था सक्रियता श्रेणी के सबसे नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है। अब हम बात करते हैं सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। पहले सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाली धातुओं को ज़रा ध्यान करिए आप लोग। मध्य में आएंगी आयरन है, जिंक है, लेड है, कॉपर। आयरन का प्रतीक Fe, जिंक का प्रतीक Zn, लेड का प्रतीक Pb और कॉपर का प्रतीक Cu। तो अब हम इन्हीं धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार करेंगे इसके विषय में चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं प्रकृति में ये मध्य में जो स्थित धातुएं हैं वो या तो सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। यानी सल्फाइड के अयस्क के रूप में पाई जाती हैं या कार्बोनेट के अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है। इसलिए अपचयन यानी धातुओं के अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को उसके ऑक्साइड में बदलना होगा। किसके ऑक्साइड में? धातु के ऑक्साइड में बदलना होगा। तो क्या कहने का मतलब है, जो सक्रियता श्रेणी की मध्य में स्थित धातुएं हैं वो प्रकृति में सल्फाइड या कार्बोनेट के अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। सल्फाइड और कार्बोनेट से धातु को निकालना थोड़ा मुश्किल होता है और कार्बन ऑक्साइड से निकालना आसान होता है। इसलिए पहले सल्फाइड या कार्बोनेट के अयस्क को उसके ऑक्साइड में बदलेंगे। ऑक्साइड में बदलने के लिए कई क्रिया हैं। सबसे पहली क्रिया आती है भर्जन क्रिया। भर्जन क्रिया में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसमें वायु की अधिकता में इसको हम करते हैं। यानी जो अयस्क है और उसमें मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्क में भर्जन की क्रिया की जाती है। ठीक है, निम्न धातुएं मध्य में आने वाली धातुएं जो सल्फाइड के अयस्क के रूप में हैं उसमें हमको भर्जन की क्रिया लगानी पड़ती है। भर्जन की क्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप तक गर्म करते हैं। जब हम वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्क को गर्म करेंगे तो उसका यह सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड में बदल जाएगा। इस प्रक्रिया को भर्जन की क्रिया कहते हैं। तो भर्जन की क्रिया क्या हुई उसको याद रखना है। अधिक वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर कोई अयस्क अपने ऑक्साइड में बदल जाए, इस क्रिया को भर्जन की क्रिया कहते हैं। यह भर्जन की क्रिया सल्फाइड अयस्क में लगाई जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं निम्न सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाली धातुएं अगर कार्बोनेट अयस्क के रूप में हैं तो उनको ऑक्साइड में बदलने के लिए निस्तापन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो अयस्क जो कार्बोनेट उसको हम क्या करेंगे, सीमित वायु में, बहुत कम वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह कार्बोनेट अयस्क बदल जाएगा ऑक्साइड में। इसी क्रिया को निस्तापन की क्रिया कही जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है। भर्जन में अधिक वायु की आवश्यकता होती है, निस्तापन में सीमित वायु, नहीं के बराबर वायु का इस्तेमाल किया जाता है। अब उदाहरण के लिए समझ लें, जैसे मान लें जिंक का निष्कर्षण। तो जिंक का निष्कर्षण में जिंक सल्फाइड के रूप में अगर अयस्क है आपका तो भर्जन क्रिया के द्वारा इसको ऑक्साइड में बदल लेते हैं। तो जिंक सल्फाइड गर्म किया, ऑक्सीजन की अधिक मात्रा, ऑक्सीजन की 3 गुनी मात्रा ले ली, क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड ZnO बना और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो गई। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड आपका जो ये है ये आपका प्राप्त हो गया है, यानी कि हमने इसको ऑक्साइड में बदल लिया। अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, कार्बन जैसे अपचायक का प्रयोग करके धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करेंगे। अब जब ये जिंक ऑक्साइड में बदल गया, अब हमको एक ऐसा
चाहिए जो अपचायक का कार्य करे, ऑक्सीजन को हटा के जिंक में बदल दे। अपचायक का मतलब ऑक्सीजन का कम होना, तो ऑक्सीजन जब कम होगी तो ये जिंक में बदल जाएगा, तो ये काम कौन करेगा? कार्बन करेगा। तो इसके बाद कार्बन जैसे अपचायक का प्रयोग करके धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त कर लेते हैं। अभिक्रिया किस प्रकार के होगी? जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ ठोस रूप में, ये भी ठोस रूप में गर्म किया, जिंक बन गया और कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस निकल गई। ठीक है, तो ये कौन उदाहरण था? जिंक का निष्कर्षण। अभी जो हमने पीछे आपको बताया वो जिंक का निष्कर्षण था जब वो अपने सल्फाइड के रूप में हो। अब अगर जिंक कार्बोनेट अयस्क के रूप में हो तब यहाँ पर हम निस्तापन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है? जिंक के निष्कर्षण में सबसे पहले जिंक कार्बोनेट को हम जिंक ऑक्साइड में बदलेंगे निस्तापन क्रिया के द्वारा। तो सीधे सीधे क्या करना? ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, तो जिंक कार्बन डाइऑक्साइड सीमित आवश्यकता ऑक्सीजन की होगी जितनी इसको अभिक्रिया के समय है। तो जिंक कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो जो ऑक्सीजन चाहिए बस वही ऑक्सीजन, तो ये जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल गया। अब क्या करेंगे? जिंक ऑक्साइड को अपचायक का प्रयोग करेंगे, कार्बन से अच्छा कोई अपचायक है नहीं, तो क्या करेंगे? जिंक ऑक्साइड को कार्बन जैसे अपचायक का प्रयोग करके इसके धातु के ऑक्साइड से धातु को प्राप्त कर लेंगे। तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गर्म कर दिया, जिंक निकल गई और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस CO आपकी निकल गई। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट आपको याद रखना है, धातुओं को उसके यौगिक से प्राप्त करना भी अपचयन प्रक्रम है। कार्बन कोयला का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयित करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग कर लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कौन अधिक क्रियाशील धातु है और कौन निम्न क्रियाशील धातु है। अगला नोट पॉइंट है, अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि को अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये निम्न अभिक्रियाशील धातुओं को उनके ऑक्साइड से अलग कर देंगी और आपका वो यौगिक बन जाएगा। ठीक है, तो किसका उपयोग कर सकते हैं? सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ये उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का उपयोग करेंगे जिससे कि उनसे धातु विस्थापित हो जाएगी। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्युमिनियम चूड़ के साथ गर्म करेंगे। अब मैग्नीज क्या है? कम क्रियाशील है और एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील है। तो जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ अपचयन किया तो मैग्नीज आपकी निकल गई और साथ में एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पर देखिए Mn का अपचयन हो गया, यानी मैग्नीज ऑक्साइड आपका जो धातु है निकल गई और ठीक है एल्युमिनियम का यहाँ पर उपचयन हो गया। अगर देखा जाए तो यह विस्थापन अभिक्रियाएं अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती हैं। ये जो विस्थापन अभिक्रियाएं हैं इसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा आपकी निकलती है, बाहर निकलती है। ऊष्मा के अधिक उत्सर्जन के कारण इनसे जो धातुएं प्राप्त होंगी वो गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। गलित का मतलब गीली गीली। ठीक है बच्चों, आगे आती एक अभिक्रिया है थर्मिट अभिक्रिया। इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। थर्मिट अभिक्रिया आयरन ऑक्साइड और आयरन 3 ऑक्साइड, 3 जब संयोजकता हो तब आयरन 3 ऑक्साइड या हम उसको फेरिक ऑक्साइड बोल सकते हैं। फेरिक ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग करके रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी रेल की पटरियों में जो दरारें आ गई हैं उसको हम किसके साथ करते हैं? फेरिक ऑक्साइड या आयरन 3 ऑक्साइड और एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग करके उनकी दरारों को जोड़ने का काम करते हैं। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। यानी पटरी में, रेल की पटरी में जो दरारें पड़ जाती हैं उनको भरने का काम कौन करेगा? आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और एल्युमिनियम को साथ में जब अभिक्रिया कराते हैं तब होता है। अभिक्रिया किस तरीके से होगी? फेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम से क्रिया करके लोहा बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड निकालता है और साथ में बहुत सारी ऊष्मा भी निकलती है, क्योंकि ये आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके बाद
सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण हम कैसे करते हैं? अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण इस श्रेणी की धातुओं को कार्बन के साथ गर्म करके उनके यौगिक से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतनी ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है तो कार्बन जैसे अपचायक का प्रयोग हम नहीं कर सकते। कार्बन के द्वारा केवल सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा एल्युमिनियम के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं से में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये उच्च क्रियाशील धातुएं हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इन धातुओं का निष्कर्षण के लिए कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो फिर कैसे होना चाहिए आगे देख, और क्यों नहीं होना चाहिए? अब देखिए, क्योंकि जो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम उच्च क्रियाशील धातुएं हैं, ये कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। बंधुता, जुड़ने की प्रवृत्ति कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ होती है। ये ऑक्सीजन से जुड़ना ज़्यादा पसंद करती हैं कार्बन की अपेक्षा। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचायक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनकी गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त करते हैं। यानी गलित रूप में उसके क्लोराइड के रूप में अगर वो मिल जाएं, फिर उसके बाद उसका विद्युत अपघटन करते हैं, तो विद्युत अपघटन एक बड़े पात्र में की